नमस्कार दोस्तों, डिटर्मिनेंट के थर्ड लेक्चर वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेंट से रिलेटेड 10 और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियोस में मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे डिटर्मिनेंट के ऊपर और उस वीडियो में मैंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में भी बताया था। तो आज का वीडियो उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन है जिसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि डिफरेंट टाइप के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विदाउट एक्सपेंडिंग सो दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो हमें दिखाना है कि यह वाला डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। तो कैसे दिखाएं यही हमें सोचना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है b² c², यहाँ पे लिखा है bc। तो आप सोच रहे हैं अगर bc कॉमन हो जाए तो आप bc कॉमन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो bc 2 बार है, यहाँ bc 1 बार है, लेकिन इस b + c में bc नहीं है। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं LHS लूँगा और पता है क्या करूँगा, देखिए ध्यान से, इस फर्स्ट रो में मैं a मल्टीप्लाई करूँगा, इस फर्स्ट रो में a मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैंने आपको पिछले वीडियो या उससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि अगर मैं अपनी मर्जी से कुछ मल्टीप्लाई करता हूँ तो बाहर उसी चीज़ से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो मैं a से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ फर्स्ट रो में, तो मैं a से डिवाइड भी करूँगा। ठीक है, तो a से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा a b² c², इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा abc हो जाएगा, इस वाले में करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए ab + ac हो जाएगा ना। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या किया है, इस फर्स्ट रो में a से मल्टीप्लाई किया, ध्यान से देखिए a। अगर मैंने अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा बाहर, तो मैंने बाहर डिवाइड भी कर दिया है। सिमिलरली देखिए दूसरे रो के पास b नहीं है, b मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो b से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये क्या जाएगा bc² a², bca bc + ba। तीसरे रो में c नहीं है, c से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा c से। क्या हो जाएगा ca² b² cab ca + cb। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इन तीनों में abc है, a² b² में abc है कि नहीं, देखिए ध्यान से abc मल्टीप्लाई में bc लिख सकता हूं, तो ab² c² में abc है, bc² a² में भी है, देखिए ध्यान से bc² a² में भी abc है, इसे मैं लिख सकता हूं ca, है ना। इन तीनों में ही abc है कि नहीं है, और इन तीनों में भी देखिए abc abc abc, इन तीनों में भी है। मतलब मैं इस कॉलम में abc कॉमन ले सकता हूं, ये मैंने चीज आपको पहले वीडियो में बताई थी। तो इस वाले में से मैं abc बाहर निकालूंगा, तो मैंने बाहर abc निकाल लिया, नीचे एक abc है पहले से ही, इससे मैंने abc हटाया, तो बताइए क्या बचेगा, a हटा लिया, b² था c² था, मतलब एक b और एक c भी हटा लिया, तो सिर्फ bc बचेगा ना। अब देख सकते हैं abc हटा लेंगे तो bc बचेगा। सिमिलरली इससे क्या बचेगा ca बचेगा, और इससे क्या बचेगा ab बचेगा, है ना। आप जस्ट डिवाइड कर दीजिए, ab² c² है ना, कॉमन लेने के लिए डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे एक c से एक c कट गया, एक b से एक b कट गया, a से a कट गया, बचा bc, वही मैंने लिखा है। ठीक है, तो ये चीजें बचेंगी जब मैं abc इन तीनों में से बाहर निकालूंगा। मैंने फर्स्ट कॉलम में से abc बाहर निकाला है, अब इस कॉलम में से abc बाहर नहीं आ जाएगा, तो एक और बार abc आएगा तो ये abc का स्क्वायर हो जाएगा। 2 बार abc आ रहा ना बाहर, एक बार इस कॉलम से और एक बार इस कॉलम से। इस कॉलम में से abc हटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा, और इधर क्या जाएगा ab + ac, इधर हो जाएगा bc + ba, यहाँ हो जाएगा ca + cb। यहाँ तक कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक abc से एक abc कट जाएगा, यहाँ पे ऊपर 2 abc थे, आपको समझ में आ रहा होगा ये 2 abc आए कहाँ से हैं। एक abc इस कॉलम से आया है और एक abc इस कॉलम से कॉमन, तो 2 abc आए थे, इसलिए abc का स्क्वायर हो गया। अब ये हमारे पास फाइनली डिटर्मिनेंट बचा है। अब जरा सोचिए, इस कॉलम को मैं इससे ऐड कर दूं तो देखते हैं क्या होता है, बहुत नई चीज निकल के आएगी। क्या करने जा रहा हूं मैं C3 यानी इस कॉलम की जगह लिखने जा रहा हूं C3 + C1, मतलब इस वाले कॉलम में इस वाले कॉलम को मैं ऐड करूंगा। क्या हो जाएगा, एक ABC बाहर है,
डिटर्मिनेंट ऑफ, हमें बदलाव C3 में करना है ना, यानी बाकी ये दोनों कॉलम एज इट इज रहेंगे, यानी BC CA AB, यहाँ क्या जाएगा 1, यहाँ 1, यहाँ 1। अब देखिए AB प्लस AC था, इसमें BC जोड़ना है, इस वाले कॉलम को जोड़ना है ना, मतलब ये एलिमेंट इसमें ऐड होगा, ये वाला एलिमेंट इसमें ऐड होगा, ये वाला एलिमेंट इसमें ऐड होगा, तो हो क्या जाएगा AB प्लस AC प्लस BC हो जाएगा ना, ये वाला एलिमेंट जुड़ गया, ठीक है। सिमिलरली BC प्लस BA प्लस CA हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट जुड़ जाएगा। सिमिलरली CA प्लस CB प्लस क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए ये वाला कॉलम मैंने जोड़ दिया है, C3 बदलना था तो यही C3 है, इसको मैंने बदल दिया। अब देखिए मैं क्या कह सकता हूँ, ये तीनों चीज़ें आपस में सेम है। AB देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी AB लिखा है ना, BA है ना, BA मतलब AB, तो AB AB, AC AC, ये CA है मतलब AC है, BC BC, AB AB, AC AC, BC BC, यानी ये तीनों चीज़ें सेम है, तो मैं इससे भी कॉमन ले सकता हूँ, है ना, ले सकता हूँ नहीं ले सकता हूँ बताइए। इन तीनों में भी AB AC और BC कॉमन आ रहे हैं, कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा AB ABC, कॉमन क्या ले रहे हैं AB प्लस AC प्लस BC, ये कॉमन ले रहे हैं, ये पहला वाला टर्म। ये तीनों टर्म सेम है, ध्यान से देख लीजिए, AB AB AC AC BC BC, AB AB AC AC BC BC, तीनों ही टर्म सेम है, तो मैंने वो वाला टर्म कॉमन ले लिया, ठीक है। अब बताइए कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, ये BC CA AB, BC CA AB 1 1 1। अब इन तीनों में से AB AC BC कॉमन ले लिए, तो पहले वाले टर्म से 1 बचेगा, दूसरे वाले टर्म से भी 1 बचेगा, तीसरे वाले टर्म से भी 1 बचेगा। ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये AB प्लस AC प्लस BC है, ठीक है। इस BC को मैं लास्ट में लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ BC, यहाँ पे CA लिखा हुआ था, यहाँ पे BA, इसे मैं AB प्लस AC लिख सकता हूँ। सिमिलरली ये CA है ना, ठीक है, मैं इसे हटा के और इसे हटा के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ AC, इस AB को यहाँ ले दे रहे हैं, और जो बचा था BC इधर लिख दे रहे हैं। ये तीनों टर्म सेम थे, वही मैंने कॉमन ले लिया, जैसे कॉमन लेंगे तीनों से तो 1 1 1 बचेगा। अब देखिए दो कॉलम सेम हो गए हैं, C2 और C3 आपस में बराबर हैं, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी कोई दो रो या दो कॉलम सेम हो जाए तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ABC AB प्लस AC प्लस BC मल्टीप्लाई बाय 0, ये 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि दो कॉलम सेम है। जब भी कोई भी दो कॉलम और दो रो सेम हो जाए, कोई भी दो कॉलम और कोई भी दो रो सेम हो जाए, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। अब ये 0 मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली आंसर 0 आएगा, इसलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, ये हमने प्रूफ कर दिया। यही RHS है ना, हमने प्रूफ कर दिया। अगर आपको ये सब सोचने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, या आपको ये लग रहा है कि मैं कैसे सोच ले रहा हूँ कि इसमें A मल्टीप्लाई करना है, इसमें B मल्टीप्लाई करना है, इसमें C मल्टीप्लाई करना है, तो ये सब टोटली प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो आपको नहीं दिखेगा किस में क्या मल्टीप्लाई करना है, किस में क्या डिवाइड करना है, कब ये वाला ऑपरेशन लगाना है, ये टोटली प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप मेरे साथ 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। पिछले वीडियो में मैंने 10 कराए थे, इस वीडियो में 10 कराऊंगा और आने वाले 2 वीडियोस में 20 क्वेश्चन और कराऊंगा। आप मेरे साथ 40 क्वेश्चन देख लेंगे और खुद से घर पे सॉल्व कर लेंगे तो आप पक्का सीख जाएंगे ऐसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना यूजिंग प्रॉपर्टीज। कुछ लोग सोच रहे होंगे मैं इसे डायरेक्ट क्यों नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। तो पहली बात, क्वेश्चन में लिखा था विदाउट एक्सपेंडिंग, और दूसरी बात, जब इसे आप डायरेक्ट ओपन करेंगे जैसे नॉर्मली डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं तो आपको बहुत टाइम लगेगा, कम से कम आधा घंटा लग जाएगा ये 0 लाने में, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट नहीं किया जाता, यूजिंग प्रॉपर्टी किया जाता है। और वैसे भी क्वेश्चन में बोल दिया विदाउट एक्सपेंडिंग, ठीक है। तो पिछले दोनों वीडियो में मैंने टोटल 6 ही प्रॉपर्टी बताई थी डिटर्मिनेंट की। आज मैं एक और प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। जो मैं प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ ये मैंने पिछले 2 वीडियोज़ में इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि इस पर बहुत कम ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो मैं इस प्रॉपर्टी को भी बता दे रहा हूँ। प्रॉपर्टी है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और अ कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, then the determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinant whose other rows or columns are not altered। देखिए
हो सकता है आपको ये प्रॉपर्टी इंग्लिश में ना समझ में आए, लेकिन मैं अभी जो बताऊंगा ना वो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट है मेरे पास डेल, ठीक है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं a1 प्लस d1, यहां लिख दे रहा हूं मैं a2 प्लस d2, यहां लिख दे रहा हूं a3 प्लस d3, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ b1, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ c1, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ b2, यहाँ लिख दे रहा हूँ c2, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ b3, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ c3। तो ये प्रॉपर्टी कहता है अगर किसी एक कॉलम में या किसी एक रो में सम ऑफ टू एलिमेंट है, मतलब इस तरह से सम के फॉर्म में है, तो आप इसे ब्रेक कर सकते हैं ऐसे कुछ इस फॉर्म में a1 a2 a3, मतलब इस पहले वाले टर्म को अलग कर लीजिए, ठीक है, प्लस बीच में लगाइए, और ये दूसरे वाले टर्म यानी d1 d2 d3 इसे अलग कर सकते हैं आप। बात समझ में आ रही कि नहीं? जैसे ये a1 प्लस d1 है ना, इसे आप ब्रेक कर सकते हैं, a1 अलग d1 अलग, मतलब अलग अलग डिटर्मिनेंट में कर सकते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे ना तो बाकी दोनों कॉलम के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी b1 b2 b3 ये एज इट इज आएंगे, c1 c2 c3, यहाँ पे भी b1, यहाँ पे भी b2, यहाँ पे भी b3, यहाँ पे c1, यहाँ पे c2, यहाँ पे c3, मतलब आप समझ रहे हैं, बाकी दोनों कॉलम में कोई बदलाव नहीं आया, ठीक है। बस ये जो पहले वाले कॉलम में दो एलिमेंट थे ये सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए, अलग अलग डिटर्मिनेंट में। तो ये प्रॉपर्टी कहता है कि अगर दो एलिमेंट सम के फॉर्म में है तो आप उन्हें सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। ये तो कॉलम में थे, मान लीजिए रो में होते तो मतलब कुछ इस फॉर्म में हो, मतलब देखिए इस बार रो में है, अभी तक कॉलम में था ना सम, इस बार देखिए रो में है, तो आप इसे भी सेपरेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, आप a1 a2 a3 लिख लीजिए, अब बाकी दोनों रोज को एज इट इज b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस अब ये d1 d2 d3 लिख लीजिए, d1 d2 d3, अब बाकी दोनों रोज सेम b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है। तो देखिए इस बार रो में सम के फॉर्म में दिया था तो उसे भी मैंने अलग अलग कर दिया है, a1 a2 a3 अलग, d1 d2 d3 अलग। तो ये प्रॉपर्टी कहता है कि अगर सम के फॉर्म में है तो आप उसे सेपरेट कर सकते हैं। इस बार मैंने रोज में सेपरेट किया है, पिछली बार मैंने कॉलम में सेपरेट किया था, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी अभी हम लोग यूज करेंगे एक दो क्वेश्चंस में, इसे आप नोट कर लीजिए कॉपी में अच्छे से। तो सेकंड क्वेश्चन है विदाउट एक्सपेंडिंग सो दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, मतलब हमें विदाउट एक्सपेंड किए इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, ठीक है, और दिखाना है कि ये 0 के इक्वल है। तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, इस कॉलम में दो एलिमेंट सब्सट्रैक्टेड है, बीच में माइनस है, तो इसे मैं सेपरेट कर सकता हूँ। पिछली बार मैंने जो प्रॉपर्टी बताई थी उसमें बीच में प्लस दिया हुआ था, इस बार माइनस दिया है, तो भी हम वही काम कर सकते हैं। मतलब मैं इस डिटर्मिनेंट को ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बीच में माइनस 1 1 1 a b c b c a c a b, ऐसे लिख सकता हूं मैं। ध्यान से देखिए, ये दोनों एलिमेंट्स के बीच में माइनस साइन था तो मैंने बीच में माइनस साइन लगाया। इस फर्स्ट कॉलम को एज इट इज दोनों ही डिटर्मिनेंट में, इस सेकंड को कॉलम को भी एज इट इज दोनों ही डिटर्मिनेंट में, इस वाले एलिमेंट को मैंने यहाँ लिखा और इस वाले एलिमेंट को यहाँ पे लिखा। तो मैंने पिछली प्रॉपर्टी यूज की है, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 7। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूंगा, इसको ऐसे ही रहने दूंगा 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बीच में माइनस। ध्यान से देखिए यहाँ पे bc है, a नहीं है, यहाँ पे ac है, b नहीं है, यहाँ पे ab है, c नहीं है, तो मैं इस रो में a से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इस रो में तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, अभी मैंने बताया। तो मैं a से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ पहले रो में, तो a से मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये a हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे a b c हो जाएगा। अब मैं सेकंड रो में b से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो b से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए मैंने b से डिवाइड किया है, अब मैं सेकंड रो में b से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इस 1 में b से करेंगे तो b हो जाएगा, इस b में b से करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, इस ac में b से करेंगे तो abc हो जाएगा, है ना। अब इस थर्ड रो में मैं c से कर दूंगा तो c से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो abc मैंने लिख दिया। अब ध्यान से देखिए c अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे c हो जाएगा, c में करेंगे तो c स्क्वायर हो जाएगा,
ए बी सी में सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी हो जाएगा, है ना। अब देखिए इस थर्ड कॉलम में ए बी सी कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे हम लोग, ये तो डिटर्मिनेंट एज इट इज रहेगा 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाई ए बी सी। ध्यान से देखिए इस कॉलम से ए बी सी कॉमन आ रहा है ना, तो मैं ऊपर कॉमन ले लूँगा ए बी सी, बचेगा क्या, ये तो एज इट इज रहेगा ए बी सी, ये जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ए बी सी कॉमन लिया हूँ तो 1 बचेगा, इससे भी ए बी सी कॉमन लिया हूँ तो 1 बचेगा, इससे भी ए बी सी कॉमन लिया हूँ तो 1 बचेगा, है ना। अब ध्यान से देखिए ए बी सी से ए बी सी कैंसिल हो गए तो मैं हटा सकता हूँ इसे, ठीक है। अब देखिए मेरे पास दो डिटर्मिनेंट है, देखिए ध्यान से ये दोनों एक्चुअली एक जैसे ही लग रहे हैं, बस कुछ फर्क है। ये ए बी सी पहले दिया है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सेकेंड पे दिया है, और ये 1 1 1 थर्ड पे दिया है, ठीक है। देखिए ध्यान से मैं करने क्या वाला हूँ, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज करने जा रहा हूँ, रो एक्सचेंज प्रॉपर्टी, कॉलम एक्सचेंज प्रॉपर्टी। मतलब मैं कॉलम को एक्सचेंज कर सकता हूँ, तो पता है क्या करूँगा, इस ए बी सी को इससे एक्सचेंज करूँगा, ठीक है। ध्यान से देखिए पहले वाले को मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, पहले वाले को एज इट इज 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, बीच में माइनस। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, इस ए बी सी को सेकंड पोजीशन पे लिखना चाह रहा हूँ, ए बी सी देखिए ध्यान से सेकंड कॉलम पे लिख दिया। इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को फर्स्ट कॉलम की जगह, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसा कर सकते हैं हम लोग, और ये थर्ड कॉलम एज इट इज 1 1 1। तो जब आप जानते हैं कि कॉलम या रो को एक्सचेंज किया जाता है, फिलहाल मैं यहाँ पे कॉलम एक्सचेंज कर रहा हूँ, तो आगे एक माइनस लगता है, आगे क्या लगता है, एक माइनस, क्योंकि एक माइनस पहले से ही है तो ये मिलके प्लस हो जाएगा, ठीक है। मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, C1 एक्सचेंजेस विथ C2। मैंने फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम के साथ एक्सचेंज किया है, मतलब इस कॉलम को यहां पे रख दिया और इस कॉलम को यहां पे, ध्यान से देखिए, है ना। अब देखिए ये सेकंड कॉलम इन दोनों डिटर्मिनेंट में सेम है, बस ये पहले और तीसरे वाले उल्टे हैं, तो मैं अब क्या करूंगा ना, इसको इससे एक्सचेंज करूंगा, तो इस वाले डिटर्मिनेंट एज इट इज 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बीच में प्लस, इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह 1 1 1 आ जाएगा, 1 1 1, बीच वाले को एज इट इज लिखेंगे, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीसरे की जगह आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। लेकिन जब आप जानते हैं जब हम लोग कॉलम एक्सचेंज करते हैं तो आगे एक माइनस आता है ना, जब भी एक्सचेंज करते हैं तो आगे माइनस आता है, ये प्लस माइनस मिलकर अगेन माइनस हो जाएंगे, है ना। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी कौन सी यूज की है, एक्सचेंज वाली, किसको किससे एक्सचेंज किया है, C1 को एक्सचेंज किया है C3 के साथ, थर्ड कॉलम के साथ एक्सचेंज किया ना, तो ये लिखेंगे जरूर कि किससे क्या कर रहे हैं। अब ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम है, ध्यान से देखिए, तो जब भी दो सेम चीज़ों को माइनस किया जाता है तो आंसर क्या आता है, 0। हमारा प्रूफ आ चुका है। तो देखिए फिर से ये सब आपको चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत कर रही होंगी कि कब ए बी सी से मल्टीप्लाई करना है, कब कॉमन लेना है, कब एक्सचेंज करना है। तो मैं बार बार बता रहा हूँ, मेरे साथ आप आखिरी क्वेश्चन तक देख लीजिए, आपको आखिरी तक करना आ जाएगा, ठीक है। बस आप जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, इन्हें घर पे करते रहिए, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ पे वीडियो में, आप उसे एक बार फिर से घर पे लगाइए, मतलब बैठ के खुद से लगाइए। इसे आप फिलहाल नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चंस की, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तभी आप खुद से कर भी पाएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है, विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो हमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है विदाउट एक्सपेंडिंग, हमें एक्सपेंड नहीं करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें यही हमें सोचना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं cos a प्लस बी है, आपने cos a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 11th में, नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b बीच में माइनस sin a sin b। जी यहाँ पे माइनस आता है, अगर यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ माइनस आता है, जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस आता है। तो ये cos a प्लस बी का फॉर्मूला है। तो हम लोग इस cos अल्फा प्लस डेल्टा, cos बीटा प्लस डेल्टा, cos गामा प्लस डेल्टा की जगह ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखते हैं क्या हो जाता है, साइन अल्फा cos अल्फा साइन बीटा cos बीटा साइन गामा cos गामा, cos अल्फा प्लस डेल्टा की जगह क्या हो जाएगा,
कॉस अल्फा कॉस डेल्टा, बीच में माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, है ना, ये हो जाएगा। अब ये क्या जाएगा, कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, ये हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा, कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा, है ना, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है, कॉस डेल्टा कॉस डेल्टा कॉस डेल्टा है, तो मैं पता है इस सेकंड वाले कॉलम में कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं इस वाले कॉलम में कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए क्या होता है। ठीक है, कॉस डेल्टा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये मैंने डिवाइड भी कर दिया है। इस साइन अल्फा को एज इट इज, साइन बीटा को एज इट इज, साइन गामा को एज इट इज। कॉस अल्फा में जब कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा, इसमें भी करना पड़ेगा कॉस बीटा कॉस डेल्टा कॉस गामा कॉस डेल्टा। अभी तक आप लोग देख रहे थे मैं रो में मल्टीप्लाई कर रहा था, अब मैं कॉलम में करूंगा, मेरी आवश्यकता के अनुसार मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। मैंने क्या किया, इस कॉलम में कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अच्छा देखिए ध्यान से, यहाँ साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा लिखा है, इसमें साइन डेल्टा साइन डेल्टा साइन डेल्टा मल्टीप्लाई है। मैं चाहूँ तो इसमें भी साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये मैंने साइन डेल्टा से डिवाइड कर दिया, अब मैं यहाँ साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कर पाऊंगा, तो साइन डेल्टा साइन डेल्टा साइन डेल्टा, कोई दिक्कत, साइन डेल्टा से मैंने मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे डिवाइड भी कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब ये कॉलम अलग है ये कॉलम अलग है, इस वाले कॉलम को मैं एज इट इज लिख ले रहा हूँ, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा करूँ, यहाँ पे हो जाएगा कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, ये हो जाएगा कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये दोनों आपस में माइनस में हैं, तो मैं अगर इन दोनों कॉलम को सब्सट्रैक्ट कर दूं, घटा दूं, तो इसके जैसा बन जाएगा ना। इसके जैसा बनाने के फायदे आप लोग जानते होंगे, क्यों, तो मैं क्या करना हूं, इस कॉस डेल्टा साइन डेल्टा को एज इट इज, ठीक है, मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं C2 टेन टू C2 माइनस C1। इस कॉलम में इस कॉलम को घटा रहा हूं, इस कॉलम में इस कॉलम को घटा रहा हूं, यानी बदलाव मुझे C2 में करना है। तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, साइन अल्फा साइन डेल्टा, ये पहला कॉलम तो नहीं बदलेगा ना, क्योंकि हम बदलाव C2 में कर रहे हैं, साइन बीटा साइन डेल्टा साइन गामा साइन डेल्टा, इस पहले कॉलम में कोई बदलाव नहीं होगा। सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा, C2 माइनस C1, यानी कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा साइन अल्फा साइन डेल्टा, फिर क्या जाएगा, कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, इसको माइनस करेंगे आप, कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा, इसको माइनस किया है। तो ध्यान से देखिए, मैंने C2 लिखा पहले, बीच में माइनस लगाया, फिर C1 लिखा, है ना, तो वही C2 माइनस C1 ही है। इस वाले कॉलम को एज इट इज कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, ये जाएगा कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, ये जाएगा कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा कॉलम यानी C2 इस पूरे पूरे कॉलम यानी C3 के इक्वल है। ये दोनों कॉलम आइडेंटिकल हैं, तो जब कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, तो ये जाएगा 1 बाई कॉस डेल्टा साइन डेल्टा मल्टीप्लाई बाई 0, इसका आंसर 0 आएगा, यानी इस पूरे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आप आंसर 0 पाएंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था पिछले वीडियो में ही कि मैं ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूँ जिसमें अभी
आंसर 0 आएंगे। ठीक है, ये वन टाइप ऑफ क्वेश्चन है। मैं अगले वीडियो से दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा जिसमें आंसर 0 नहीं आता है, जिसमें कुछ प्रूफ करना रहता है प्रोडक्टिव फॉर्म में। उसको मैं अगले वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से याद हो जाने चाहिए और बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने आ जाने चाहिए। मैं आपको फिलहाल अभी इस्तेमाल करना सिखा रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ का। तो ये कॉलम सेम था, इसलिए पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, तो मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, आंसर 0 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन है, विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हमें सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट है 2 का पावर x प्लस 2 का पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, 2 का पावर x माइनस 2 का पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, 3 का पावर x प्लस 3 का पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे 4 का पावर x प्लस 4 का पावर माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे बीच में माइनस है, यहाँ पे बीच में प्लस है। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम पहले इस स्क्वायर को ओपन करेंगे और इस स्क्वायर को ओपन करेंगे, देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो बताइए, 2 का पावर x प्लस 2 का पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओपन करेंगे क्या आएगा। होल स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना ना, यानी 2 का पावर x प्लस 2 का पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 का पावर x इंटू 2 का पावर x क्या हो जाएगा, बता सकते हैं आप लोग। 2 का पावर x इंटू 2 का पावर x क्या हो जाएगा। ये पावर साइड हो जाते हैं ना जब बेसिस सेम होते हैं, तो ये 2 का पावर 2x हो जाएगा। ठीक, प्लस ये 2 का पावर x जब 2 के पावर माइनस एक्स में मल्टीप्लाई होगा, 2 का पावर x 2 का पावर माइनस एक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा 2 का पावर x माइनस एक्स, है ना। x माइनस एक्स क्या होता है, 0 होता है। तो 2 का पावर 0 मतलब 1, यानी जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, सिमिलरली जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 का पावर माइनस 2x। ठीक है, यानी ये फाइनली आएगा 2 का पावर 2x प्लस 2 का पावर माइनस 2x प्लस 2, ये आएगा जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। सिमिलरली जब आप 2 का पावर x माइनस 2 का पावर माइनस एक्स स्क्वायर ओपन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2 का पावर 2x प्लस 2 का पावर माइनस 2x माइनस 2। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, स्क्वायर ओपन करना आता होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो आइए इन सबके जगह वैल्यूज पुट करते हैं। इसके जगह क्या पुट करना है, 2 का पावर 2x प्लस 2 का पावर माइनस 2x प्लस 2, इसके जगह 2 का पावर 2x प्लस 2 का पावर माइनस 2x माइनस 2, यहाँ पे 1। अब सिमिलरली 3 का पावर x प्लस 3 का पावर माइनस एक्स का स्क्वायर है, इसका आंसर क्या आएगा बताइए। 3 का पावर 2x प्लस 3 का पावर माइनस 2x प्लस 2। आप सॉल्व करके दे सकते हैं, और नॉर्मली मैं 2 की जगह 3 रिप्लेस कर दे रहा हूँ। ठीक है, और कुछ नहीं। यहाँ पे क्या आएगा, 3x माइनस 3 का पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये जाएगा 3 का पावर 2x प्लस 3 का पावर माइनस 2x माइनस 2, यही आएगा। ठीक है, बस 2 की जगह 3 हो जाएगा। अब इस 2 को मत बदल दीजिएगा बस। ठीक है, क्योंकि ये 1 और 1 मिलके 2 हो रहे थे। सिमिलरली 4 का पावर x प्लस 4 का पावर माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होगा, 4 का पावर 2x प्लस 4 का पावर माइनस 2x प्लस 2, ये हो जाएगा 4 का पावर 2x प्लस 4 का पावर माइनस 2x प्लस माइनस 2, जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब जरा सोचिए, इसको इससे माइनस कर दूं तो क्या फायदा होगा। मैं क्या ऑपरेशन अप्लाई करने जा रहा हूं, C1 टेन टू C1 माइनस C2, मतलब इस टर्म को इस टर्म से घटाने जा रहा हूं। ठीक है, देखिएगा बहुत क्रूशियल स्टेप है, आपको मालूम चल जाएगा क्या होने वाला है। ये पहले मैं लिख देता हूँ, ये कॉलम 2 का पावर 2x प्लस 2 का पावर माइनस 2x प्लस 2, इसमें माइनस करना है क्या, ये वाला टर्म ना इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो ब्रैकेट में लिखा जाता है। 2 का पावर माइनस 2x माइनस 2। ठीक है, बहुत आराम से चल रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है ये सब चीज़ें आसान नहीं है आपके लिए। C1 में बदलना था ना, C1 में C1 माइनस C2 करना था, तो इस कॉलम को इस कॉलम से माइनस करना है, तो वही मैंने किया, ये वाला एलिमेंट लिखा, फिर बीच में माइनस, फिर ये वाला एलिमेंट। ठीक है, तो ये जाएगा 3 का पावर 2x प्लस 3 का पावर माइनस 2x प्लस 2, फिर बीच में माइनस, अब ये वाला एलिमेंट यानी 3 का पावर 2x प्लस 3 का पावर माइनस 2x, बीच में माइनस 2। ये समझ आ रहा है आपको। अब क्या आएगा, थर्ड एलिमेंट यानी 4 का पावर 2x
प्लस 4 का पावर माइनस 2x प्लस 2, बीच में माइनस, ये वाला एलिमेंट यानी 4 का पावर 2x प्लस 4 का पावर माइनस 2x माइनस 2। अब C1 में बदलाव करना था तो मैंने C1 में बदलाव कर दिया, C2 और C3 को तो ऐसे ही लिख देंगे, यानी 2 का पावर 2x प्लस 2 का पावर माइनस 2x माइनस 2, 3 का पावर 2x प्लस 3 का पावर माइनस 2x माइनस 2, 4 का पावर 2x प्लस 4 का पावर माइनस 2x माइनस 2, ये 1 ये 1 ये 1। ठीक है, तो ये फाइनली आएगा जब C1 टेंड टू C1 माइनस C2 करेंगे। अब देखिए ये माइनस है ना, तो जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सबका साइन बदल जाता है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे भी वही होगा, ये प्लस माइनस और ये माइनस प्लस, यहाँ पे भी ये होगा, ये प्लस माइनस बदल जाएगा और ये माइनस प्लस में। ठीक है, अब ध्यान से देखिए हो क्या रहा है, यहाँ माइनस 2 का पावर 2x है, यहाँ प्लस 2 का पावर 2x है, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो 2 प्लस 2 बच रहा है, यहाँ पे 2 प्लस 2, यहाँ पे 2 प्लस 2 और ये वाला पूरा कॉलम, ये पूरा कॉलम एज इट इज़ बच रहे हैं। उन्हें मैं लिख रहा हूँ 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 2 ये भी 4 और थर्ड वाला भी 4 ही आएगा। सेकेंड कॉलम क्या आएगा, 2 का पावर 2x प्लस 2 का पावर माइनस 2x माइनस 2, 3 का पावर 2x प्लस 3 का पावर माइनस 2x माइनस 2, 4 का पावर 2x प्लस 4 का पावर माइनस 2x माइनस 2, थर्ड कॉलम 1 1 1, है ना। ये स्टेप आपको समझ में आ रहा है। अब आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि ये 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, 4 मैंने कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया, तो इस 4 से 4 हटाएंगे तो 1, इस 4 से 4 हटाएंगे तो 1, तो 1, इन तीनों जगह से ही 4 हटा लिया मैंने। ठीक है, बाकी ये 2 का पावर 2x प्लस 2 का पावर माइनस 2x माइनस 2, 3 का पावर 2x प्लस 3 का पावर माइनस 2x माइनस 2, 4 का पावर 2x प्लस 4 का पावर माइनस 2x माइनस 2, ये 1 ये 1 ये 1। ठीक है, मेरा बोर्ड छोटा पड़ रहा है इसीलिए मैं इधर एडजस्ट कर रहा हूँ। अब ये हो जाएगा 4। अब ध्यान से देखिए इस डिटर्मिनेंट में 2 कॉलम सेम है, तो जब भी 2 रो या 2 कॉलम सेम होते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, तो इस डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 0 दैट इज 0, इसलिए इस पूरे डिटर्मिनेंट का आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। बस आपको ये स्क्वायर ओपन करना है और फिर C1 टेंड टू C1 माइनस C2 अप्लाई कर देना है, आप सॉल्व कर ले जाएंगे उसके बाद। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन है विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज 2 डिटर्मिनेंट। तो इन दोनों डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना है विदाउट एक्सपेंडिंग। तो फर्स्ट पार्ट आपके लिए होमवर्क है, सेकंड पार्ट मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, ये पार्ट आपके लिए होमवर्क है, इसे आपको खुद से सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना आंसर बताना है। किस तरह बताना है, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। ठीक है, और फिर अपना आंसर लिखिएगा। तो आइए देखते हैं सेकंड पार्ट को सॉल्व कैसे करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ a है तो यहाँ a प्लस 2x है, यहाँ b है तो यहाँ b प्लस 2y है, यहाँ c है तो c प्लस 2z है। सोचिए मैं इस रो में इसको घटा दूँ, फर्स्ट रो को, तो a b c हट जाएंगे ना, तो वही हम लोग करने वाले हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, R2 टेंड टू R2 माइनस R1, यानी सेकेंड रो में फर्स्ट रो को घटा देंगे। सेकेंड रो क्या है, a प्लस 2x b प्लस 2y c प्लस 2z, यही सेकेंड रो है ना। इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट रो यानी माइनस a माइनस b माइनस c। ठीक है, इस a b c को माइनस कर देंगे तो माइनस a माइनस b माइनस c। बाकी दोनों रोज को एज इट इज लिखना है, a b c x y z। अब देखते हैं माइनस करने के बाद क्या बचेगा, a से a गया, b से b गया, c से c गया, क्या बच रहा है, a b c 2x 2y 2z, यहाँ पे x यहाँ पे y यहाँ पे z। ठीक है, साथ साथ दिख रहा है सेकंड रो से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 बाहर निकालिए भाई, ये हट गया 2, ये हट गया, ये हट गया, 2 मैंने बाहर लिया। अब देखिए ये रो और ये रो सेम है। ठीक है, R2 और R3 सेम है, सेकंड रो थर्ड रो, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, इसलिए 2 मल्टीप्लाई बाई 0 आंसर 0। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो फिर से हमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है विदाउट एक्सपेंड किए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इन तीनों कॉलम्स को आपस में ऐड कर दूंगा तो ये a से a कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a है, यहाँ पे माइनस a है, ये माइनस b से ये b कट जाएगा, ये माइनस c से c कट जाएगा।
तो ये हम लोग करने वाले हैं C1 टेंड टू C1 प्लस C2 प्लस C3, क्योंकि जोड़ने पर जीरो आ रहा है, पहला एलिमेंट तो जीरो आ रहा है, सिमिलरली दूसरा भी जीरो आएगा, तीसरा भी जीरो आएगा, ये हम लोग करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं C1 लिख रहा हूँ पहले, a माइनस बी एक्स माइनस वाई पी माइनस क्यू। इसमें क्या जोड़ना है, क्या जोड़ना है भाई, C2 जोड़ना है, यानी b माइनस सी वाई माइनस जेड क्यू माइनस आर, तो b माइनस सी वाई माइनस जेड क्यू माइनस आर। ठीक है, फिर क्या जोड़ना है C3, यानी प्लस c माइनस ए जेड माइनस एक्स आर माइनस पी। तो ये तो फर्स्ट कॉलम हो गया, मैंने C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दिया, बाकी दोनों कॉलम तो एज इट इज आ जाएंगे, यानी b माइनस सी वाई माइनस जेड क्यू माइनस आर, ये हो जाएगा c माइनस ए जेड माइनस एक्स आर माइनस पी। ठीक है, ये a ये माइनस ए कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया, यहाँ x से x कट गया, y से y कट गया, z से z कट गया, p से माइनस p, माइनस q से q, माइनस r से r, सब कट गए। तो इस पहले कॉलम में सिर्फ जीरो बचेगा। दूसरा कॉलम क्या जाएगा, माइनस b माइनस सी वाई माइनस जेड क्यू माइनस आर सी माइनस ए जेड माइनस एक्स आर माइनस पी। ठीक है, और जानते हैं आप लोग, जब किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम जीरो हो जाए तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सीधे जीरो होती है। ये कॉलम पूरा का पूरा जीरो है, तो इसलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सीधे सीधे जीरो। तो विदाउट एक्सपेंडिंग हमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे a ब्रैकेट में b प्लस c है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखते हैं हमें क्या मिलता है। यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, ये bc हो जाएगा, ये ca हो जाएगा, यहाँ ab हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ab प्लस ac, इसमें करेंगे तो bc प्लस ba, और ये ca प्लस cb आएगा, है ना। अब जरा सोचिए, इन दोनों कॉलम्स को ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, सोचिए जरा। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, C3 में ऐड करेंगे C2 को, यानी इस कॉलम को इससे ऐड करेंगे, तो ये 1 ये 1 ये 1 BC CA AB, ये क्या जाएगा AB प्लस AC प्लस BC, BC प्लस BA ए प्लस CA, CA प्लस CB, ये प्लस AB हो जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखिए, इस कॉलम में ये तीनों चीज़ें सेम हैं, AB AC BC, ये AB यहाँ पे भी AB लिखा है, ये AC यहाँ पे AC लिखा है, ये BC यहाँ पे BC लिखा है, ये AB यहाँ पे है, ये AC यहाँ पे है, ये BC यहाँ पे है। ठीक है, बस उलट पुलट के लिखे गए हैं इन तीनों एलिमेंट्स को। ये तीनों एलिमेंट सेम है तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेंगे, AB प्लस AC प्लस BC कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 1 1 BC CA AB, इससे कॉमन क्या बचेगा 1 1 1, सब में 1 बचेगा ना भाई, कॉमन निकालनी है तो 1 ही बचेगा। अब आप देख सकते हैं क्लियरली, इस डिटर्मिनेंट में दो कॉलम सेम है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। सीधे देखिए ध्यान से, दो कॉलम इस डिटर्मिनेंट में सेम है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी, और यही हमारा आंसर है। तो 8th क्वेश्चन है, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एक्स। ये हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, ये डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो के बराबर है, इसमें हमें एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा, C1 टेंड टू C1 प्लस C2 प्लस C3। मैं तीनों कॉलम को ऐड करूँगा, देखते हैं क्या मिलता है। x प्लस ए, इसमें क्या ऐड करूँगा, x प्लस एक्स, इन दोनों को x प्लस ए प्लस एक्स हो जाएगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस ए, है ना। ये बाकी दोनों एज इट इज, तो x प्लस ए x प्लस ए इजगल टू 0। ये ऐड करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 3x प्लस ए आएगा ना, यहाँ से भी 3x प्लस ए और यहाँ से भी 3x प्लस ए आएगा। यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ बचेगा x प्लस ए, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा x प्लस ए, और इधर इजगल टू 0। हमें x की वैल्यू को निकालना है। 3x प्लस ए दिख रहा है हमें, साफ साफ कॉमन आ रहा है, तो 3x प्लस ए कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 1 1 1, ये जाएगा x प्लस ए x प्लस ए। अब देखिए, अब आपको नया टाइप का इक्वेशन मिलेगा। अब आप ऐसा सॉल्व नहीं कर पाएंगे कि ये डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए, ठीक है, यानी अब कुछ आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन
अब समझिए, एक मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, जब भी आपको 3 एलिमेंट सेम मिले हैं किसी भी रो में किसी भी कॉलम में, तो याद रखिए किसी भी 2 को 0 बनाना है। तो मैं इसको और इसको 0 बनाना चाह रहा हूँ, इस 1 को 0 और इस 1 को 0। बताइए इस 1 और इस 1 को मैं 0 कैसे बनाऊँ, यही आपको सोचना है। अगर मैं इस रो को इसमें घटा दूँ तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा, इस रो को मैं इसमें घटा दूँ तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिएगा आपको ये क्यों मैं कर रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये 3x + a एज इट इज, मैं क्या करना चाह रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, मैं ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, वो भी डबल डबल, R2 टेंड टू R2 - R1, ये एक ऑपरेशन, फिर R3 टेंड टू R3 - R1, यानी इन दोनों रो में मैं फर्स्ट रो को माइनस करूंगा। ऐसा करने का फायदा होगा ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगा 1x, सेकेंड रो में हमें फर्स्ट रो माइनस करना है, तो 1 - 1, अब इस x + a को x में माइनस करना है, x + a - x, इस x को x में माइनस करना है, तो x - x। ध्यान से देखिए, इस रो को मैं इससे माइनस कर रहा हूं, तो 1 - 1, x + a - x, x - x मैंने लिख दिया। अब इस थर्ड रो को फर्स्ट रो से माइनस करना है, फिर से 1 - 1, x - x, x + a - x, x + a - x, और इधर 0 चल रहा था तो जाएगा 3x + a। ठीक है, ये 1, ये x, ये 0 हो जाएगा ना, ये भी 0, x - x खाली ये बचेगा, x - x ये 0, x - x ये भी 0, x - x कट जाएगा तो बचेगा ये। ठीक है, = 0। अब मैंने आपको बताया था, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला नहीं है कि हमें विदाउट एक्सपेंडिंग सॉल्व करना है, तो अब हम लोग एक्सपेंड करेंगे। और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर वीडियो में बताया था कि आप डिटर्मिनेंट किसी भी रो से किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैं इस कॉलम से एक्सपेंड करूंगा क्योंकि इसमें 2 0 हैं। कैसे एक्सपेंड करते हैं मैं एक बार वापस बता दे रहा हूँ, 3x + a, इस 1 के आगे साइन कौन सा आता है, प्लस का ना। देखिए साइन कैसे लिखते हैं, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो ये यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया, तो साइन आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, मतलब साइन आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। कर्ली ब्रैकेट लगाइए, ये 1 है +1, अब ये 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए। तो आपको हाइड करने के बाद दिख क्या रहा है, a 0 0 a। इन साइन से हमें मतलब नहीं है, ये साइन मैं क्यों ले रहा हूँ अभी आपको मालूम चल जाएगा। और अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर वीडियो देखा है तो आपको जरूर समझ में आ रहा होगा क्यों मैंने साइन लिया है। ठीक है, तो ये 1, फिर ये 1 जिस रो में था जिस कॉलम में था उसे हाइड करने के बाद हमें क्या दिख रहा है, a 0 0 a, इसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। फिर ये साइन में हटा दे रहा हूँ, याद रखिएगा यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। ठीक है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये साइन में हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। अब इस सेकंड एलिमेंट को देखेंगे, वो क्या है 0, लेकिन इस सेकंड एलिमेंट के आगे माइनस आता है, या माइनस लगाएंगे। अब 0 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए, तो आपको तो क्या दिख रहा है, x x 0 a, x x 0 a, इसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में मैंने लिख लिया। अब इस वाले 0 के साथ करेंगे ये चीज, तो इस 0 के आगे प्लस होता है, अभी हमने देखा था 0 प्लस। अब जो भी आएगा उससे हमें कुछ खास मतलब नहीं है, क्योंकि इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 3x + a। इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा, a² आएगा ना, ये 1 मतलब कुछ नहीं, a × a² होगा, और ये 0 - 0 -0। इसे सॉल्व करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आगे 0 है, तो जब 0 इस चीज में मल्टीप्लाई होगा तो 0 जाएगा, तो -0। ये 0 है, इसे सॉल्व करेंगे तो भी 0 ही आएगा। यही फायदा है इस वाले कॉलम से एक्सपेंड करने का, और इसीलिए मैंने 2 को 0 भी बनाया था। इसलिए मैंने बताया था कि जब भी आपको 3 सेम मिले तो आपको 2 0 बनाने हैं किसी भी तरीके से। तीनों आप 0 नहीं बना सकते हैं, 2 0 बनाएंगे आप, 2 0। ठीक है, तो 2 0 बनाने का फायदा हमें क्या मिला कि हमें बस एक ही एलिमेंट से डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ा, अदरवाइज फिर तीनों से खोलते बहुत दिक्कत हो जाती है ना। यही फायदा है, क्योंकि अब मैंने जैसे इस 1 से हाइड किया तो हमें ये वाला डिटरमिनेंट मिला। अब इस 0 से हाइड करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 0 है, जो भी अंदर आएगा उससे मल्टीप्लाई होगा 0 ही हो जाएगा। इस 0 से भी मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 0 ही आएगा। ठीक है, तो यही फायदा है, कम टाइम लगता है। तो ये 0 0 सारे हट गए, बचा a² खाली, यानी ये a² मल्टीप्लाई होगा 3x + a में, और ये = 0 चल रहा था,
इक्वल्स टू 0। तो ये ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है ना, तो 0 के नीचे आएगा तो 0/a², और 0/a² क्या होता है, 0 होता है। तो हमें मिला 3x + a = 0। यहाँ से x की वैल्यू बता सकते हैं आप क्या होगी, -a/3। a को उधर भेजिए, फिर 3 से डिवाइड कर दीजिए, यही हमारा आंसर है। तो जब भी आपको 3 क्वांटिटी सेम मिले हैं तो 2 को 0 बनाना है, याद रखिएगा 2 को। तो 9th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट है, वो इक्वल है 0 के, ये मैं पहले से बता दिया, हमें x की वैल्यू को सॉल्व करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जरा सोचिए, इन तीनों कॉलम्स को आपस में ऐड कर दें तो क्या होगा। यानी मैं C1 टेंड टू C1 + C2 + C3 करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा देखते हैं, x + a और ये b और c + b + c, ये c, ये और x + b, और ये a + b और प्लस x + c, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा x + b, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा x + c इक्वल्स टू 0। तो ध्यान से देखिए, x + a + b + c है, यहाँ c + x + b + a है, इसे भी मैं x + a + b + c लिख सकता हूँ। यहाँ से भी मैं x + a + b + c लिख सकता हूँ। अब x + a + b + c कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 1 1 b x + b b c a x + c बचेगा नहीं, = 0। अब ये फिर से ध्यान से देखिए, 3 सेम क्वांटिटी है, 1 1 1, तो 2 को 0 बनाएंगे, तो इसको और इसको 0 बनाएंगे, है ना। कैसे बनाएंगे, इस रो को इससे घटा देंगे, इस रो को इससे घटा देंगे। ठीक है, यानी हम लोग R2 में, यानी इस रो में इस वाले रो को माइनस करेंगे, R2 टेंड टू R2 - R1। ये लाइन समझा लिए। फिर थर्ड रो में फर्स्ट रो को घटा देंगे, R3 टेंड टू R3 - R1, क्योंकि हमें इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को 0 बनाना है, तभी डिटरमिनेंट सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो x + a + b + c, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 b c = 0। सेकेंड रो क्या हो जाएगा, ये 1 है, इसको फर्स्ट रो से माइनस करना है, नहीं 1 से माइनस करना है। सेकेंड एलिमेंट क्या है, x + b, इसको किससे माइनस करना है, b से, तो -b। थर्ड एलिमेंट क्या है, a, इसको किससे माइनस करना है, c के साथ, -c। याद रखिएगा, एक ही रो को दोनों से माइनस करिएगा, अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाएगा। एक ही रो, ध्यान से देखिए, मैंने R2 को फर्स्ट रो से माइनस किया है और R3 को भी फर्स्ट रो से, तो एक ही रो से माइनस करना है दोनों को। ठीक है, एक ही रो से माइनस करना है दोनों रो को। मैंने ये नहीं किया कि R2 टेंड टू R2 - R3 या R3 टेंड टू R3 - R2, एक ही रो को, इसी वाले रो को इन दोनों में घटा दिया है। अब बताइए थर्ड रो क्या आ जाएगा, 1, इस 1 को इस 1 से माइनस करना है, तो 1 - 1। इस b को किससे माइनस करना है, इस वाले b से, -b। इस x + c को किससे माइनस करना है, इस वाले c से, -c। ठीक है, तो तय क्या जाएगा, x + a + b + c। ठीक, ये 1, ये b, ये c, 1 - 1 0, 1 - 1 0, x b - b, खाली x बचेगा, b - b 0, a - c खाली बचेगा, और ये x बचेगा खाली। ठीक है, अब इस वाले कॉलम से हम लोग डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे, है ना। तो ये 1 के आगे साइन प्लस होता है, इसके आगे माइनस, इसके आगे भी प्लस। ठीक है, प्लस माइनस प्लस होता है, तो 1 के आगे प्लस आएगा, तो +1। फिर 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर देंगे, तो क्या दिखेगा हमें, x a - c 0x, इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे। अब बाकी दोनों से तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाकी दोनों क्या है, 0 है ना, ये दोनों 0 हैं, तो इससे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा, x = 0 है भैया, इसे भी लिखना मत भूलिएगा, x + a + b + c। ठीक है, ये 1 मतलब कुछ नहीं, x × x, x², a - c × 0, तो ये -0 ही हो जाएगा, = 0। तो ये आ गया x² x + a + b + c = 0। अब यहाँ से दो चीज़ें हैं कि या तो ये वाला टर्म 0 के इक्वल हो, यानी x² = 0, या तो ये वाला टर्म यानी x + a + b + c 0 के इक्वल हो। x² = 0 मतलब x की वैल्यू 0। यहाँ से x की वैल्यू कैसे लाएंगे, a को उधर भेज दीजिए -a, इस b को उधर भेज दीजिए -b, इस c को उधर भेज दीजिए -c। यही हमारे दो आंसर हैं।
तो जब भी आपको तीन चीज़ें सेम मिलें, चाहे वो रो में मिलें चाहे वो कॉलम में मिलें, तो आपको किसी तरह दो को जीरो बनाना है। कैसे बनाना है? इस वाले रो को मैं इस वाले रो में माइनस कर दूँ तो ये जीरो हो जाएगा। बस इसी और इसी को जीरो बनाना है, इन दोनों से हमें कोई मतलब नहीं है। कैसे बनाना है? इस रो को इससे माइनस कर दिया, इस रो को इससे माइनस कर दिया। सेम रो से मैंने 2 बार माइनस किया है, ठीक है, अलग अलग रो से नहीं करना है, सेम रो से। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रहें कि एक तो जब सेम एलिमेंट्स होंगे तो दो को जीरो बनाना रहेगा, और एक ही रो से माइनस करना होगा या एक ही कॉलम से, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में x की वैल्यू को लाना है। तो ये क्वेश्चन भी पिछले दो क्वेश्चन के तरह सिमिलर है। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। अभी तक मैं कॉलम्स को ऐड कर रहा था, आप चाहें तो इसे कॉलम ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं। इस बार मैं रो को ऐड करूंगा, ठीक है। आप कॉलम से भी करेंगे तो भी आंसर वही आएगा। मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, R1 टेंड टू R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते ही रहनी चाहिए। इस बार मैं रो को ऐड कर रहा हूँ, देखते हैं क्या मिलता है। मैं R1 टेंड टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर रहा हूँ, यानी इस वाले एलिमेंट को इन दोनों में ऐड कर रहा हूँ। 3 माइनस एक्स, इसको ऐड करूँगा -1 से तो प्लस -1 प्लस इससे यानी 1 से, ठीक है। फिर सिमिलरली -1, इसको ऐड करना है इस वाले से 5 माइनस एक्स, फिर इससे यानी -1 से तो प्लस -1। अब इस 1 में ऐड करना है हमें -1, तो ये 1 प्लस -1 प्लस 3 माइनस एक्स, ये ऐड करना है तो 3 माइनस एक्स, ठीक। बाकी दोनों सेम, -1 1, 5 माइनस एक्स -1, ये -1, ये 3 माइनस एक्स। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 -1 और ये +1, 3 आएगा ना, क्योंकि -1 से +1 कैंसिल हो जाएंगे, और फिर ये -x। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 -x, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा 3 -x। उम्मीद करता हूँ आप सॉल्व कर लेंगे। ये -1, ये 1, ये 5 -x, ये -1, ये -1, ये 3 -x इक्वल टू 0 भी चल रहा था। मैं लिखना बार बार भूल जा रहा हूँ, आप ना भूलिएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 3 -x कॉमन है इन तीनों में, तो मैं कॉमन ले सकता हूँ ना। मैं बाहर 3 -x कॉमन ले रहा हूँ, तो 3 -x हटाऊंगा तो 1 बचेगा खाली, यहाँ से भी 1 बचेगा और यहाँ से भी 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये पूरा का पूरा रो सेम एलिमेंट से बना है, 1 1 1, तो 2 को 0 बनाना है। मैं इसको 0 बनाऊंगा और इसको 0 बनाऊंगा, ठीक है। कैसे बनाऊंगा ध्यान से देखिएगा। मैं ऑपरेशंस क्या यूज़ करने वाला हूँ, इस वाले कॉलम में इसको घटा दूंगा, क्योंकि जब ये 1 इस 1 से माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। यानी मैं C2 में C1 घटा दूंगा, C2 टेंड टू C2 माइनस C1। इस वाले कॉलम में इसको माइनस कर दूंगा ताकि ये वाला एलिमेंट 0 हो जाए। सिमिलरली इस वाले एलिमेंट को 0 बनाने के लिए इस वाले कॉलम में इस वाले कॉलम को घटाऊंगा, तो C3 टेंड टू C3 माइनस C1, है ना। मैंने ध्यान से देखिए एक ही कॉलम से दोनों को माइनस किया है, ठीक है। देखते हैं बचता क्या है। 3 -x बाहर, ये पहला रो तो पहला कॉलम तो सेम रहेगा, तो 1 -1 1, है ना। 1, इस 1 में हमें इस 1 को माइनस करना है तो 1 -1, 5 -x, इस 5 -x में इसको माइनस करना है -1 को, तो माइनस और ये -1। ध्यान दीजिएगा, साइन बहुत खतरनाक होते हैं, गलती कर जाते हैं बच्चे। यहाँ -1, इस -1 में मुझे माइनस करना है इस 1 को। सिमिलरली इस कॉलम में इसको माइनस करना है, तो 1, इस 1 में इसको माइनस करेंगे तो 1 -1, इस -1 में हमें माइनस करना है इस -1 को, ठीक। इस 3 -x में मुझे माइनस करना है 1 को, -1, ठीक है। और इधर 0 चल रहा था, मैं इस वाले पोर्शन को मिटा दे रहा हूँ अब, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, 3 -x 1, ये 1 -1 0, ये भी 0, ठीक। ये -1, इसे सॉल्व करेंगे इस वाले चीज़ को तो आपका आंसर आएगा 6 -x, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 0 आएगा। ये 1 -1 -2 जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 2 -x आएगा, ठीक है। और इक्वल टू 0। तो इस बार आप किस रो या किस कॉलम से डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे? ऑब्वियसली बात है, इस वाले रो से आप डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। तो साइन जानते हैं, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस होता है, ठीक है। वैसे भी इन दोनों के साइन से क्या ही फर्क पड़ता है, हमें तो बस 1 का देखना है।
तो 3 माइनस एक्स, इस 1 के आगे प्लस साइन है तो +1, फिर ये 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर देंगे, तो क्या आएगा 6 माइनस एक्स, ये 0, ये -2 और ये 2 माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू 0। इस 1 का कोई मतलब नहीं है, हटा देते हैं, क्योंकि 1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो वो चीज़ ही रह जाती है ना। तो ये जाएगा 3 माइनस एक्स, ये 6 माइनस एक्स इस 2 माइनस एक्स में मल्टीप्लाई होता है, तो 6 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये 0 जब -2 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो इस 0 को हटा देते हैं, इस कर्ली ब्रैकेट को भी हटा देते हैं, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ 0 के इक्वल मिली। ये 3 टर्म्स मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी 0 के इक्वल होगा, ये भी 0 के इक्वल होगा, ये भी 0 के इक्वल होगा, यानी 3 माइनस एक्स 0 के इक्वल होगा, 6 माइनस एक्स 0 के इक्वल होगा, 2 माइनस एक्स 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू 6 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू 2 आएगी। तो जब भी आपको 3 चीज़ें सेम मिलें तो 2 बार उसे माइनस करना है ताकि 0 बनाया जा सके और उसका डिटर्मिनेंट ओपन कर देना है। ये ट्रिक मैं अगले वीडियो में भी यूज़ करूँगा। तो याद रहे ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा और कॉपी में बहुत ही अच्छे से नोट कर लीजिएगा हर एक क्वेश्चन को। मैंने जो आखिरी के 3 क्वेश्चन कराए हैं ये बेस हैं अगले लेक्चर और उसके बाद वाले लेक्चर के लिए। तो ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया जब भी 3 चीज़ें सेम होती हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। हर बार प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करके 0 ही नहीं लाया जाता है, ठीक है, कई बार सॉल्व भी करना पड़ता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।